गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो एक बार फिर से महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए सेट लगाते हैं। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए, इनकी संभावना जो है अगले एग्जाम में भी पूछने की बहुत 100% के बराबर है। तो आइए क्वेश्चन का आंसर करते हैं और देखिए कितना सही हो पा रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य ने शक्ति स्मार्ट योजना शुरू किया है। ध्यान रखिएगा, शक्ति स्मार्ट योजना जो है किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो यह कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस शक्ति स्मार्ट योजना के अंतर्गत कर्नाटक की महिलाओं को बस में फ्री टिकट दी जाएगी, यानी यात्रा करने की सुविधा फ्री दी जाएगी। इसमें यानी बस में जितनी भी सीटें महिलाएं को होगी उस पर ही दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, महिला सीट जितनी भी होगी उसमें फ्री जो है टिकट दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत, यानी शक्ति स्मार्ट योजना के अंतर्गत। तो शक्ति स्मार्ट योजना किस राज्य में है, तो कर्नाटक में। ध्यान रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन को इसमें सिलेक्ट किया गया है। आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करें। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 समारोह का आयोजन किस देश में होगा। ध्यान रखिएगा, मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता समारोह का आयोजन किस देश में होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका भारत में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो गया भारत। इस प्रतियोगिता में 130 देश के प्रतिभागी शामिल होंगे। ध्यान रखिएगा, 2023 से पहले भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ था वह 1996 में हुआ था। और कहने की बात यह है कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो होने वाली है यह 71वां एडिशन का आयोजन होगा जो कि नवंबर दिसंबर में होगा। ध्यान रखिएगा, मिस वर्ल्ड 2022 जो है कैरोलिना बिलावास्का है और मिस इंडिया 2023 नंदनी गुप्ता है। जो कि नंदनी गुप्ता मिस इंडिया 2023 के विजेता हैं, वह मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता में भाग लेगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड बातें बोल रहा हूँ वह बहुत वीवीआई है, तो आप उसे ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। आने वाले एग्जाम में जो है वह बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को ने किस भारतीय को मिलेश बातीस पुरस्कार 2023 के लिए चुना है। तो ध्यान रखिएगा, मिलेश बातीस पुरस्कार 2023 के लिए किस भारतीय को चुना गया है। आंसर हो जाएगा जगदीश एस बाकन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जगदीश एस बाकन जो है यह मन्नार की खाड़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके निर्देशक हैं। इसी निर्देशन के लिए यानी मैनेजमेंट के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार के रूप में हर 2 वर्ष में $12,000 के रूप में इन्हें दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह पुरस्कार जो है डॉक्टर मिलेश बैटिस की याद में दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदीश एस बाकन। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को ने किस बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के प्रयासों के लिए जगदीश एस बाकन को मिलेश बातीस पुरस्कार जो है 2023 देने की घोषणा की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी और तमिलनाडु। यानी मन्नार की खाड़ी जो तमिलनाडु के पास है उसी में जो बायोस्फीयर रिजर्व के प्रबंधन के लिए बातीस पुरस्कार जो दिया गया, मिलेश बातीस पुरस्कार। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा कि 1980 में मन्नार की खाड़ी जो है समुद्री नेशनल पार्क घोषित किया गया था। इसमें से इनमें 3 तरह के जो है पारिस्थितिकी तंत्र शामिल किया गया, जिसमें कि समुद्री घास, मैंग्रोव और कोरल रीफ। बायोस्फीयर रिजर्व जो होती है वह एरिया देश की सरकार के द्वारा तय किया जाता है और यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को अपने प्रोग्राम के तहत इन्हें मान्यता देती है। ध्यान रखिएगा, इसमें 3 जोन होते हैं, कोरल रीफ, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। इसमें कोरल रीफ में जो होती है वह पूरी तरह प्रतिबंधित होती है, जबकि बफर जोन में रिसर्च एरिया को लेकर कुछ आदमी जा सकते हैं, जबकि ट्रांजिशन जोन में नॉर्मल आदमी भी घूमने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा रियल टाइम पेमेंट यानी डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका भारत। ऑप्शन नंबर ए हो गया। ध्यान रखिएगा, भारत के द्वारा जो है पूरी दुनिया की रैंकिंग में अगर देखा जाए
तो यूपीआई, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इन सब से सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट किया गया, यानी रियल टाइम पेमेंट किया गया है। और रियल टाइम पेमेंट जो होती है यह 2022 के डाटा का है, यानी लगभग जो है 89 यानी 89.5 बिलियन बार जो है यह ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ध्यान रखने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा रियल टाइम पेमेंट जो है किस देश में हुआ, तो भारत में हुआ। जबकि दूसरे स्थान पे कौन रहा, तो ध्यान रखिएगा दूसरे स्थान पे जो है दूसरे स्थान पे वियतनाम रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2022 में दुनिया का कितना प्रतिशत रियल टाइम पेमेंट का ट्रांजैक्शन हुआ। ध्यान रखिएगा, दुनिया का 2022 में दुनिया का कितना प्रतिशत रियल टाइम पेमेंट का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ध्यान रखिएगा दुनिया का जो रियल टाइम पेमेंट जो हुआ है सबसे ज़्यादा वो कितना परसेंट, तो 46% रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 46% हुआ है। पूरे दुनिया में जो है 195 बिलियन बार जो है रियल टाइम यानी डिजिटल पेमेंट हुआ है। और दूसरे स्थान पे क्या हो जाएगा, तो दूसरे स्थान पे ब्राज़ील हो जाएगा। सॉरी, मैंने पिछले वीडियो में वियतनाम बोला था, तो दूसरे स्थान पे जो है ब्राज़ील है, जो कि 15% ट्रांजैक्शन किया है। यानी जो 195 बिलियन बार का 15% जो है वह ब्राज़ील किया है और 46% जो है वह भारत किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत जो है टोटल 46% ट्रांजैक्शन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस जो है वह कब मनाया जाता है। आंसर इसका हो जाएगा 12 जून को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 12 जून। बच्चों में जो है शिक्षा और उसके अवसर और उसको मिलने वाले लाभ से उसको कैसे उसको न्याय दिला सके, और साथ ही इसके लिए जो है विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस मनाया जाता है। और इसका 2023 का जो थीम है वह सभी के लिए सामाजिक न्याय और बाल श्रम खत्म करो, यानी सभी के लिए सामाजिक न्याय और बाल श्रम खत्म करो, ये जो है 2023 का थीम है। तो भाई कई बार थीम भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस जो है 12 जून को मनाया जाता है। आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय का वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस का मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रिशु कालरा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया, रिशु कालरा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय का वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में चुना गया है। यह जो है 6 जून 2023 को सीएफओ को पद इन्हें मिला है। और इसमें जो है 9 टीम हिस्सा लेगा। इसमें जो है इसकी जो है ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त एवं ट्रेजरी सहायक भी रही है। ध्यान रखिएगा यह हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त एवं ट्रेजरी सहायक भी रही है। और इन्हें 6 जून 2023 को सीएफओ के जो है पद है उन्हें मिला है। तो आंसर इसका हो जाएगा रितु कालरा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के विजेता जो है वह कौन है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यह फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रन से हराकर जीत लिया है। यह मैच इंग्लैंड के ओवल स्टेडियम में हुआ था और इसमें जो है कुल 9 टीम हिस्सा लिया। और जो भारत थे उन्होंने उपविजेता के रूप में 6.5 करोड़ रुपये मिले हैं, जबकि विजेता को 13.2 करोड़ रुपये मिले हैं। ध्यान रखिएगा भारत के कप्तान रोहित शर्मा हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कौन है, तो पैट कमिंस। ध्यान रखिएगा आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। किसको हरा के जीता है, तो भारत को हरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे चलते फिरते अचानक मौत की संख्या के कारणों का पता लगाने के लिए इनमें से कौन रिसर्च कर रहा है। यानी बहुत सारे चलते फिरते आदमी का जो है मौत हो रहा है, इसके लिए जो है एक टीम बनाई गई है और वो जो है रिसर्च कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा ICMR, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ध्यान रखिएगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटर के द्वारा यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे बातचीत करते हुए, टहलते हुए, स्टेज शो करते हुए बहुत सारे आदमी की मृत्यु हो रही है।
तो इस पे रिसर्च की जा रही है। इसमें से 18 से 45 साल के उम्र के युवक पर स्टडी चल रही है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा ICMR यानी इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जो है लाइक कर दें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो आपसे इतना तो रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं, तो आपसे उम्मीद है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, करा BSF के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं, यानी DG कौन बने हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा नितिन अग्रवाल। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल जो हैं वे केरल के IPS अधिकारी हैं और इन्हें जो है 11 जून 2023 को BSF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नितिन अग्रवाल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत ने तीनों सेनाओं के लिए अमेरिका से 31 शक्तिशाली ड्रोन खरीदने का फैसला किया है, इसका नाम बताएं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर नंबर D यानी MQ-9B प्रीडेटर। यह जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा यानी उसकी अध्यक्षता में यह भारत के द्वारा तय किया गया है कि तीनों सेनाओं के लिए जो 31 शक्तिशाली ड्रोन को खरीदा जाएगा, जिसमें से तीनों सेना यानी जल सेना, वायु सेना एवं स्थल सेना को यह ड्रोन दिया जाएगा। इस ड्रोन को हंटर किलर ड्रोन भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसकी डील जो है लगभग 24.57 हज़ार करोड़ की होगी। ध्यान रखिएगा, इसमें थल सेना को 8, नेवी को 14 और एयरफोर्स को जो है 8 ड्रोन जो है मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर किसका क्या हो जाएगा, तो आंसर नंबर इसका D हो जाएगा। इस ड्रोन का जो है खासियत अगर देखा जाए तो बहुत ही पावरफुल ड्रोन है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही पावरफुल ड्रोन है। इसमें जो है लेजर गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल जो कि ले जा सकता है। इसमें जो है यह हवाई हमला करना, सीमा की घुसपैठी, बारूदी सुरंग इत्यादि का भी पता लगा सकता है। यह रडार की तरह जो है इसमें सेंसर भी लगा रहता है, मतलब तमाम तरह की इसमें सुविधाएं दी गई है। ध्यान रखिएगा, यह ड्रोन जो है लगभग 40 घंटे तक सभी मौसम में आराम से उड़ सकते हैं और अमेरिका ने इसी ड्रोन से अलकायदा के बहुत से आतंकवादी को मारा है। तो इसलिए जो भारत ने इस शक्तिशाली ड्रोन को खरीदने का फैसला किया है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल दिया गया है, नया नाम बताएं। ध्यान रखिएगा, नया नाम बदलने की प्रथा लगातार वर्षों से जारी है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी साइंस सोसाइटी। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 15 जून को यह मंजूरी दी गई है, जिसमें कि इस बिल्डिंग को पहले त्रिमूर्ति भवन के नाम से जाना जाता था, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी चीज़ें जो है इसमें सहेज कर रखा गया था। और 1948 में जब प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू जो है इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो बने थे, तब से इसमें वे आवास के रूप में रहते थे और अपने अंतिम सांस भी इसी बिल्डिंग में लिए थे। और उसके बाद जो है ये नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी के नाम से जाने लगा। और इस तरह से जो है केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इसका नाम बदल के PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी रख दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर C PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बार किस भारतीय राज्य की 5 इमारतों को खूबसूरत इमारत के लिए इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड मिला है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इस आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, तेलंगाना। ध्यान रखिएगा, यह अवार्ड तेलंगाना को मिला है। यह अवार्ड जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। ध्यान रखिएगा, तेलंगाना के CM कौन है, तो चंद्रशेखर राव। इसका आयोजन जो है 16 जून 2023 को लंदन में हुआ था और वहीं पे इनको जो है यह अवार्ड मिला है। इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जो है तेलंगाना को मिला है। ध्यान रखिएगा, CM कौन है, तो चंद्रशेखर राव। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके जो लाइक कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस देश में आयोजित NAC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में पहली बार हिस्सा लिया है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में जो है NAC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल हुआ था, उसमें
जो है भारत जो है हिस्सा लिया। इसमें भारत का एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट, इन सभी क्षेत्र से जो है विभिन्न प्रकार के जो एनिमेशन हुआ है उनमें भारत ने विशेष प्रकार का छाप छोड़ा है। ध्यान रखिएगा, यह आयोजन 11 से 17 जून 2023 को फ्रांस के शहर एनेसी शहर में आयोजित हुआ था। भारत की ओर से अपूर्वा चंद्रा ने प्रतिनिधिमंडल के रूप में इसका नेतृत्व किया और इस तरह से इस करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस। फ्रांस के किस शहर में? तो फ्रांस के एनेसी शहर में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि एशिया कप 2023 का आयोजन हाइब्रिड मॉडल में किन 2 देशों में किया जाएगा? ध्यान रखिएगा, एशिया कप 2023 का आयोजन जो है हाइब्रिड मॉडल के रूप में किन 2 देशों में किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका एवं पाकिस्तान। तो आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि इसका आयोजन जो है 31 अगस्त से 17 सितंबर के बीच होने वाली है। इसमें 13 मैच होंगे और इसमें जो है भारत सहित पाकिस्तान और जो है कुल मिला के जो है बहुत सारे देश हैं और यह मैच जो है पाकिस्तान में 4 और श्रीलंका में 9 मैचें होगी। हाइब्रिड मॉडल का ये मतलब होता है कि जिनमें जो कप जो है एक से अधिक देश में खेले जाएं वो उसे हाइब्रिड मॉडल कहा जाता है। यानी पाकिस्तान में और श्रीलंका में अलग अलग मैचें होगी, इसलिए इसे हाइब्रिड मॉडल कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, यह मैच वनडे फॉर्मेट का होगा जबकि पहले T20 फॉर्मेट का हुआ करता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका एवं पाकिस्तान। एशिया कप 2023 का आयोजन हाइब्रिड मॉडल के आधार पे 2 देशों में किया जाएगा और वह देश कौन है? श्रीलंका और पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर हो गया डी। तो दोस्तों ये रहा विभिन्न बहुत वीवीआई प्रकार के क्वेश्चन थे जो कि आने वाले सभी प्रतियोगिता में आपको काम आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अब तक सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो प्लीज़ करके आप मेरा सपोर्ट करें। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।